आपने वर्ड यूज़ किया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। भारत में अगर कुछ लोग इस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, सब कुछ देश एक अच्छी दिशा में जाए, फिर भी कुछ भागों में कुछ टेंशन चलती रहती है, चाहे वो बंगाल की तरफ हो या साउथ ऑफ इंडिया की तरफ हो। अभी हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले कि जो कुंभ है वो बंगाल में भी हुआ अभी। हाँ जी। उसके पीछे की कहानी क्या है और कुंभ का वहाँ पे होने से क्या होगा, और कुंभ और कहाँ कहाँ होना चाहिए जिससे कि हम जहाँ बंटते जा रहे हैं हम सब साथ में आ सकें और वो एनर्जी डाइवर्सिफाई ना हो। जी जी। मैं यहाँ एक व्यक्ति की हृदय से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। उसका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा। मुझे पता नहीं वो यहाँ से कभी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। वो एक अमेरिका में रहते हैं, वो एक सज्जन आत्मा है, माननीय कांचन मुखर्जी जी। तो वो मुखोपाध्याय जी है, ब्राह्मण है। तो वो कांचन जी और हमारी एक सोच थी, या हम लोग साथ मिल के कुछ दिन ये सोचे थे, तभी ये कुंभ बन पाया जो बंगाल में आज हो रही है। पिछले 3-4 साल हो गए, ये साल लेके 4 साल से हम लोग बंगाल में कुंभ को कर पा रहे हैं त्रिवेणी घाट पे। हमारी ये कोशिश ये थी कि ये बंगाल कुंभ के तहत मिजोरम से शुरू करके जो 7 सिस्टर्स है, जिसको लेके कुछ दिन पहले हमारे बांग्लादेश के केयर टेकर गवर्नमेंट की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो चीन में जाके जो बयान दिए कि 7 सिस्टर्स नेशंस जो है वो लैंडलॉक है और भारत के पास कोई वाटर बॉडी नहीं है। तो हम लोग उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 4 साल पहले से ये कुंभ को बंगाल में शुरू कर चुके थे। तो हम लोग वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। हमारी यहाँ मुख्य उद्देश्य यह है कि मिजोरम से शुरू करके जो ये अलग अलग स्टेट्स है जो बांग्लादेश को कवर करके रखा है चारों ओर से, इन सारे जनों को इकट्ठा करके ये जो हमारी कुंभ है इसमें ले आई जाए यहाँ के साधुओं को, ताकि हम लोग ये जो रेडिकलाइज्ड रेशियल अनरेस्ट वहाँ चल रही है नागालैंड या मणिपुर में, उसको हम लोग थोड़ी बहुत मिटिगेट कर पाए। ये टारगेट लेके ये कुंभ को किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें काफ़ी हद तक साथ दिए हैं बंगाल के कुंभ को लेके, और मैं इस मंच से भी उनके पास अपनी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी ये मैंने हमारे इन छोटी से योगदानों में जो आशीर्वाद रखे हैं, तो ये इसके लिए तो हम शुक्रगुजार है ही। पर मैं ये कहना यहाँ चाहूँगा कि जो कुंभ की कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक साधु संतों का जमावड़ा ही नहीं था। कुंभ का सही अर्थ ये था जहाँ हम लोग एक डीप रूटेड विचार को, एक डीप रूटेड एक गहरी सोच की अवधारणा को समाज में फैलाने के लिए एक जाल की तरह छोड़ देते थे। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम बड़े एक जाल फेंकते हैं, फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते पकड़ के निकाल के ले आते हैं। तो कुंभ भी ठीक ऐसी थी। मैंने परमात्मा हम साधुओं को एक जाल की तरह ही फेंक देता है। हम लोग एक जाल है, इस जाल में कई मछलियाँ आते हैं, तो हम लोग भी उन मछलियों को लेके आहिस्ते आहिस्ते इन 4 कुंभ की जगहों में ले आते हैं कि चलो कुंभ चलना है। तो हम लोग हर साल ऐसे ऐसे सारे बाबाएं भक्तों को कुंभ की तरफ ले आते हैं, और परमात्मा उन सारे भक्तों को इकट्ठा स्नान करा के जाल से उठा के फिर से डाल देते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं। तो जो कुंभ की कॉन्सेप्ट है, ये मैं मानता हूँ, या मैं ये अपनी निजी स्तर से भी कई माध्यमों में भी कहा हूँ, कई जनों को भी कहा हूँ कि ये ऐसा ना हो कि ये केवल और केवल मात्र ये उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार ये 4 ही जगह में हो, ऐसा ना हो। कुंभ को हमें थोड़ी बहुत अब डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल की प्रयागराज के कुंभ में तुम लोग देखे हो जिस तादाद पे भीड़ हुई है, और उसके कारण कितने लोगों की मृत्यु भी हुई है। ममता दीदी तक वहां उस कुंभ के लिए मृत्यु कुंभ तक घोषणा कर दी। मैं खुद जानता हूँ बंगाल के उस कुंभ के लिए ममता दीदी हमें किस हद पे आके, ममता दीदी एकांत व्यक्तिगत रूप से विरोध वहां नहीं किया था,
बंगाल कुंभ के लिए। पर हाँ, कई स्तर पे विरोध हमें झेलना पड़ा था, हम झेले थे उन सारे विरोधों को, देखे थे, हमें ऐतराज़ नहीं है, वो उनकी राजनीतिक मंशा है। पर मेरी यहाँ लक्ष्य यह है कि जो कुंभ है वो केवल ये 4 एपिसेंटर्स में ही होगा, ये ना हो। एक कुंभ तुम दक्षिण भारत में भी करो, ताकि हर साल वहाँ भी लोग कोई तो पुण्य की नदी होगा, या दक्षिण भारत में कोई पुण्य की नदी नहीं है, उत्तर भारत में ही सारे पुण्य की नदी है। बट वो कहानी है ना उसके पीछे कि जब एक समुद्र मंथन हुआ था तो वो चीज़ को लोग मानते हैं। हमारी ये दुर्भाग्य है कि हम लोग सनातन में चीज़ों को बहुत ही फैनाटिसाइज करके रखे। उस समय वेद व्यास जी थे तो ये कहानी लिख के दिए थे कि देवासुर का संग्राम हुआ, फिर शिव जी ने बोले या नारायण जी ने कहे कि समुद्र मत हो, तो समुद्र मथे, कछुआ बन गया, समुद्र मथने के बाद अमृत आई, शिव जी जहर पी लिए, सबको अमृत दे दिए। ये तो कहानियां हैं। तो इसका मतलब क्या तुम कहना चाहोगे उसके बाद से देवासुर की संग्राम रुक गई? आज भी है, डिफरेंट फॉर्म्स में है। जी, क्या तुम इसका मतलब ये कहो कि उसके बाद से नारायण जी भी रिटायर ले लिए, शिव जी भी रिटायरमेंट हो गया, नारद की तो वैकेंसी ही खत्म हो गई? ये तो तब गलत बात होगी ना। नारद जी आज भी घूम रहे हैं, विष्णु जी आज भी घूम रहे हैं, कृष्ण जी आज भी जीवित है, उन लोगों की जो एनर्जीज है वो आज भी घूम रहे हैं, आज भी है वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस कोई स्टोरी टेलर वेद व्यास जी की तरह दोबारा नहीं आए जो इन चीज़ों को डिकोड कर पाए, इन चीज़ों को लिख पाए, इन चीज़ों को हमारे सामने नैरेट कर पाए, ले आ पाए। तो उस समय वेद व्यास जी ये काम किए थे। आज अगर कोई वैसा सोचने वाला व्यक्ति आ जाए तो आज वो लोगों को फिर से रोमांटिसाइज कर देगा, पर्सोनिफाई कर देगा, उन लोगों को फिर से ले आएगा। मैं मानता हूँ कहानी थी कि, और कहानी आज भी है, उस कहानी की सम्मान मैं करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नया कुंभ इसके लिए नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक नया कोई चीज़ उसके लिए नहीं कर सकते। और कुंभ शब्द का प्राचीन वेद में भी ऐसे मैंने कई अंश में उदाहरण मिलते हैं जिसमें साधु संतों की जमावड़ा, उसको कुंभ कहते हैं। अमृत कुंभ महोत्सव, ये भी तो एक कुंभ के लिए ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने जहाँ साधुओं की ही वो 4 बूंद अमृत वहाँ नारद जी फेंक के गए थे वहीं पे ही कुंभ होगा और बाकी जगह में पेटेंट नहीं है। नहीं, तुम कावेरी के किनारे में भी कुंभ लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास उतनी दम है कि साधुओं को इकट्ठा कर सकते हो, और करके तुम अगर स्ट्रेटेजिकली उन लोगों की भोजन भंडार, रहना खाना पीना ये व्यवस्था दे दो, तो साधु वहाँ आके भी अपनी भजन ही करेंगे। मुझे बताया आपने कि अगर बंगाल की तरफ आपने कुंभ किया तो उसके क्या फ़ायदे हैं? अगर आप कहते हो कि साउथ में भी एक कुंभ होना चाहिए, उससे क्या होगा, उसका क्या क्या फ़ायदा है? 1883 में टेम्पल एंडाउनमेंट एक्ट आया था, और उस एंडाउनमेंट एक्ट के तहत हमारे अंग्रेज सरकार साउथ की, उत्तर भारत की भी, मुख्यतः इसको साउथ के लिए ले आया था, तमिलनाडु के लिए खास ले आई गई थी। जितनी भी बड़ी बड़ी मंदिर है सबको ऑक्युपाई कर लिया। आज भी साउथ की सारे मंदिरें लगभग सरकार के पास है। जो स्टालिन गवर्नमेंट है, मैं कोई सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ इस मंच से, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सिर्फ एक डेटा सुना रहा हूँ। जो स्टालिन गवर्नमेंट है वो लगभग 6000 करोड़ 2300 मंदिर के लिए नॉमिनेट किया है। 2300 मंदिर के लिए 6000 करोड़। 2300 मंदिर के लिए अगर 6000 करोड़ हम नॉमिनेट करें तो एक एक मंदिर के लिए जो खर्चा जाता है सब कुछ करके, और उसमें जो गेट कीपर की, पुजारी की, इनकी जो खर्चा जाता है वो 63 रुपये जाता है, 63 रुपीज़। यानी एक जो गेट कीपर है उसको सरकार 63 रुपया देगा एक दिन के लिए बस। हाँ। अब अगर तुम सोचो, एक गेट कीपर, ये डेटा है, अच्छा, ये डेटा है, मैं तुम्हें डेटा दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ। तुम देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट इन मंदिरों के लिए ये सैंक्शन किए हैं, क्योंकि वहाँ मंदिरें सब सरकार के पास है, तो सरकार वहाँ से जितनी भी कमाई आती है सारे अपने पास लेते हैं। जितनी भी कमाई आती है, चाहे पद्मनाभ स्वामी हो,
चाहे तमिलनाडु की वो जितनी भी अच्छी रामेश्वरम की मंदिर है वो सारे सरकार के पास है और सरकार उन चीज़ों को लेके रखा है और उसकी पूरी पावर डोनेशंस की सरकार के पास है। सरकार उसके बदले में कुछ एक फीस देता है कैपिटेशन फीस के तहत। तो जो फीस दिया है वो फीस इतनी नॉमिनल है कि एक गेट कीपर की नहीं घर चलेगा तो ब्राह्मण क्या मरेगा, कैसे जिएगा? उन लोगों की भी तो घर है। तुम मद्रासाओं की इमामों को इतने अच्छा स्टाइपेंड मनी दे सकते हो, हमारी ब्राह्मण लोग क्या माने आत्महत्या के लिए पैदा हुए हैं? हमारे हिंदुओं के पैदा होना क्या खूब खराब बात है। जहाँ उनके ही सुपुत्र माननीय उदयनिधि जी यहाँ तक कहने लग गए कि हमारी सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है तो हमारी मंदिरों को छोड़ दो ना, तुम्हारी इकोनॉमी हिल जाएगी। पूरी दक्षिण भारत की जो इकोनॉमी की बैकबोन खड़ा है वो ये मंदिरों के कारण खड़ा है। कौन सी इंडस्ट्री है दक्षिण भारत में? केरल में कौन सी इंडस्ट्री गई है? कोई इंडस्ट्री की चर्चा नहीं है। कोई हाँ डिलिमिटेशन लेके एक पॉलिसी आई है, वो डिलिमिटेशन के लिए भी जो चर्चा आ रही है उसके पीछे भी वजह क्या है? पॉपुलेशन, टोटल फर्टिलिटी रेट। उनके कारण तुम ये चर्चाओं को आज कह रहे हो। खैर, मेरी कहने के केवल तात्पर्य है कि अगर कुंभ हम कर पाए तो ये पब्लिक अवेयरनेस तैयार होगा जिसके तहत दक्षिण भारत के लोग प्रोएक्टिवली आगे आ पाएंगे कि नहीं हमारी भी सुनी जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के नीचे कोई जा ही नहीं रहा है ना ये साधु संत, लैंग्वेज बैरियर्स के कारण। तो हम एक अगर कुंभ रिलेटेड कोई चीज़ वहाँ कॉन्ग्रीगेशंस बना पाए लोगों के लिए, साधुओं के लिए, तो ये वो काम होगा जिससे हमारी भावनाओं के आदान प्रदान सुचारू रूप से हो पाएगी और हम अपनी चर्चाओं को उन तक पहुंचा पाएंगे उन दक्षिण भारत में। और जब तक ना ये प्रॉपर गैल्वेनाइजेशन हो पा रहा है, हम 1863 से ये मंदिरों की सारी डोनेशन सरकार को देके वहाँ से एक स्टाइपेंड मानी लेके मंदिर और अपनी हिंदुओं के घर चला रहा है। रहम के रोटी से अच्छा है मोहब्बत की मेहरबानी। क्या बात है। ये तो हमें रहम की रोटी दिया जा रहा है। हम इस कारण के लिए कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी एक कुंभ होना चाहिए, केरल में खासकर। और केरल में अगर कुंभ हो, सबरीमाला में होना चाहिए। अगर सबरीमाला ना भी दे, वहाँ आसपास भी किया जा सकता है क्योंकि सबरीमाला वो देवी के लिए एकदम डेडिकेटेड है।